कोई बार एक सेठ जी 7वीं मंजिल पे खड़े थे, तो नीचे से भिखारी भीख मांग रहा था, तो ऊपर देख रहा था। तो सेठ जी बोले, भाई अभी इधर कुछ नहीं मिलेगा, भाग जा इधर से। बोला, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा सेठ मर जाएगा तो इसको नीचे कैसे उतारेंगे। आपकी साइज ही इतनी बड़ी है, आप जब बाहर खड़े हैं तो आपको तो लिफ्ट में भी ढोया नहीं जा सकेगा। तो आदमी को इतना तो कम से कम वजन भी मेंटेन कर लेना चाहिए, जो अर्थी पे उठने पर भी कोई गालियाँ ना दे। अर्थी उठाने वाले भी बोला, मरते मरते भी परेशान करता गया। हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से संभालें। छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं पाएगी। और जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब छोड़ने की कला, ये हमें सीखना है। और शरीर के पहले तो जो भी टॉक्सिक पड़े हैं उनका त्याग करना सीखना है, और वो हमने सीख लिया। टॉक्सिक को कैसे त्याग करेंगे, रिलीज़ करेंगे? आसान रास्ता है, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रियाएं नहीं है। चलो नेचुरोपैथी में वो जो सूत्राव पट्टी को नाक में डालना, फिर खींचना, ये इनको क्या बोलते हैं? नेति धोती। हाँ जी। फिर सिरोधारा में क्या करते हैं? पानी ऊपर से यहाँ टपकाते हैं। जो डिप्रेशन है या नींद नहीं आ रही है, ऐसी समस्याओं में, या फिर नर्वस सिस्टम के रिलेटेड जो भी हैं डैमेजेस, उसके लिए सिरोधारा करते हैं। पानी भी डालते हैं। हाँ, तेल का इस्तेमाल भी करते हैं। ये वमन की प्रक्रियाएं करते हैं। ठीक है। पंचकर्म में जो 5 कर्म हैं, षटकर्म हैं, ऐसी प्रक्रियाएं करके हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं। जबकि एनडीएस के अंदर तो वमन की भी ज़रूरत नहीं है। चलो वमन भी आप शायद कोई जानते होंगे, जिसमें लगातार पानी पीना, उकड़ू बैठ के, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के जितना भी अंदर जाए उतना जाने देना, फिर दोनों उंगलियों से निकाल देना है। चलो थोड़े से हेल्दी है तो ठीक है। जो आमाशय में पित्त भरा है, आमाशय में कफ भरा है, वो सारा कचरा निकल जाएगा। अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन हर कोई के लिए वमन सजेस्ट करना, आप अगर डॉक्टर हैं, पेशेंट की हालत देख रहे हैं, तो ही आप उनको वमन दे सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि जो बेचारे वमन करते करते अंतड़ियाँ खींच जाती है, बाहर निकलता है तो ऊपर चढ़ जाती है, और फिर इतना पेन में चले जाते हैं। तो हर कोई के बस की बात वमन करना भी नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी, वाइटल पावर उसके पास ऐसा होता नहीं है जो इतना पानी डाल सके और निकाल सके। और ज़बरदस्ती करने जाते हैं तो तकलीफ़ में आ जाते हैं। इसीलिए एनडीएस जो चीज़ है उसमें से वो चीज़ें कंपलसरी नहीं रखी है। ये अच्छी है या बुरी है इसकी बात नहीं है, अच्छी ही है। जितना नेचुरोपैथी में है, आयुर्वेद में है, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छी बताई गई है। लेकिन आपको पेशेंट की हालत को देख के वो कराना पड़ता है। मतलब आप डॉक्टर के सुपरविजन में है तो करो। जबकि एनडीएस बड़े मज़े की बात है, इसमें कोई सुपरविजन की ज़्यादा आवश्यकता, खुद का डॉक्टर खुद बन जाते हैं। आप बस 5 दिन आओ, अरे 3 दिन भी काफ़ी है। समझो, ये थोड़ा एनीमा के बारे में समझ लो। टिपिकल थोड़ा एनीमा लगता है सबको, फास्टिंग तो हो जाता है। और तीसरी चीज़, हरी पत्तियों का जूस, जो शायद आज सिखाया होगा आपको। तो हरी पत्तियों का जूस कैसे बनाना है, बहुत सिंपल तरीका है। ये 3 चीज़ें सीख ली और सारी बीमारियां ख़त्म। इतना हर कोई व्यक्ति कर सकता है घर पे, किसी भी सुपरवाइज़र की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खुद के सुपरवाइज़र खुद, और मानसिक मनोबल ऊपर रखें तो सब कुछ हो जाएगा। और बड़े जो भी एक्सपर्ट लोग हैं, उनके 2 4 5 के नंबर अगर हमारे पास रखेंगे, उनको बार बार पूछते रहो कि क्या हो रहा है, क्या। ज़्यादा दिमाग भी नहीं खाना है, लेकिन थोड़ी बहुत जो उलझने हैं उनको पूछते रहना है, तो हम उसमें विजयी स्वास्थ्य में प्राप्त कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बहुत सरल सहज है न्यू डाइट सिस्टम, तप सेवा सुमिरन, बहुत सहज पद्धति है, जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां
कटती है, मलों का उभाड़ आता है तो कमजोरी आना स्वाभाविक है। मैं कहता हूँ कि जो NDS करता है वो अगर उनको कमजोरी भी ना आए तो ज़रूरी नहीं आएगी, थोड़ा कमजोरी फील करेंगे। साइकोलॉजिकली मेंटली भी हीलिंग जब होते हैं तो जी बहुत मचलता है, अरे यार कहाँ फंस गए, ये तो करना ज़रूरी नहीं था, और कोई उपाय ढूंढने लगते हैं। फिर कहते हैं, अभी एडवर्टाइज मोबाइल में देख ली ना कि अरे ये कोई मामूली शीशी नहीं है, 2 बूंद डालने की ज़रूरत है, तो हम समझ रहे 2 बूंद डालने से हो जाता है। तो फिर हम ये सारे प्रयोग छोड़ो और वो कुछ इस्तेमाल कर लो, गाय का घी है, सरसों का तेल है, ऐसी चीज़ें हम छोटे छोटे रास्ते ढूंढने लगते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं इस स्प्रेडशीट में, काफी क्वेश्चन पूछे, एक ही टाइम में 4 क्वेश्चन पूछे। एनीमा में पूरा पानी बाहर नहीं आता। दूसरा प्रश्न है, रसाहार कैसे एक एक करके लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ। एनीमा में पानी पूरा जितना डाला है उतना बाहर नहीं आता। वो तो जैसे जो चक्की होती है उसमें भी ऊपर से अनाज डालते हैं ना, उतना आटा बाहर नहीं आता, थोड़ा बीच में रुक जाता है। तो ये कोई फिक्र की बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि हमारी आंतों के अंदर पुराना कॉन्स्टिपेशन भी पड़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत मल के आवरण के पीछे भी रह जाता है काफ़ी लंबे समय तक, 1 घंटे 2 घंटे या फिर 6-8 घंटे भी रह सकता है। तो भले ना लंबे समय तक रहे पानी अंदर, 100-200 ml 500 ml रह भी जाए, तो अंदर सारा पुराना 5 साल पुराना मल भी उसमें थोड़ा भीगेगा, वो कचरा बाहर निकल जाएगा, तो नेचुरल तरीके से होल्ड हो जाएगा। हम तो कहते हैं कि होल्ड करो, आप बाहर मत निकाल दो तुरंत ही, तो ये नेचुरल होल्ड हो रहा है तो होने दो। तीसरी बात है कि हमारी आंतें, बड़ी आंत का काम क्या है, पानी को सोखना। पूरा पाचन तंत्र, आप डाइजेस्टिंग सिस्टम सुने होंगे, पढ़े होंगे। डाइजेस्टिंग सिस्टम में छोटी आंत का काम है पाचन करना, और बड़ी आंत का काम है जल का शोषण करना। जो भी कचरा वेस्ट है वो लास्ट में सीधा मल मार्ग से निकल नहीं जाता, उसमें थोड़ा जल भी बचा है, वो जल का कंटेंट बड़ी आंत सोख लेती है और सॉलिड फॉर्म को, कचरे को शरीर बाहर निकाल देता है। तो पानी डालेंगे तो 1000 ml डालेंगे तो 50-100 ml आंतें सोख लेंगी। आउटलेट जो हैं वो इनकमिंग एंड आउटगोइंग इक्वल नहीं रहेंगे, हमेशा कम रहेगा। और जो हम निर्जला उपवास करते हैं सुबह सुबह, और सुबह एनीमा भी कर लिया, तो कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आंतों को पानी की कमी नहीं पड़ेगी। तो ये जो हो रहा है उनको होने देना है। लेट इट हैपन वॉट एवर हैपन, प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग। कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न है, रसाहार कैसे करें? रसाहार कैसे करें? एक गिलास में रस निकाल लो और गट-गट करके पी जाओ। जी, हाँ, थोड़ा मजाक कर रहा था। रसाहार धीरे धीरे करके, पहले पका हुआ भोजन अगर खा रहे हैं तो 2-4 दिन के लिए कच्चे भोजन पर आ जाएं। शरीर को थोड़ा सा डाउन भी लेके जाना है ना, तो भी जल्दबाजी में नहीं लेके जाना है। रसाहार सूक्ष्म डाइट है, तो सूक्ष्म डाइट को भी थोड़ा सा क्रम अनुसार, 3 बार खा रहे हैं 2 बार खाओ, 2 बार खा रहे हैं 1 बार खाओ, फिर 1 बार का छोड़कर दोनों टाइम कच्चा खाओ। दोनों टाइम कच्चा खा रहे थे, 1 बार रसाहार करो, 1 टाइम कच्चा खाओ, और फिर धीरे से पूरे रसाहार के ऊपर चले जाओ। वो जो फ्लाइट भी टेक ऑफ होती है ना, तो धीरे धीरे 3-4 चक्कर रनवे के लगाती है। तो ऐसे हमें थोड़ा सा अपने ये शरीर रूपी रनवे के ऊपर थोड़ा घूमना है, और शरीर को धीरे धीरे क्रम अनुसार भोजन कम करते करते सीधा हमें रसाहार के ऊपर जा सकते हैं। और ज़्यादा इमरजेंसी आ गई है, बहुत बीमार हैं, तो कोई चारा ही नहीं है। हेलीकॉप्टर की तरह हेलीपैड से ही सीधा ऊपर उठना पड़ेगा, सीधा रसाहार के ऊपर, सीधा निर्जला के ऊपर जा सकते हैं। और मल्टी जूसिस के साथ रसाहार कर सकते हैं, और मोनो जूसिस के साथ रसाहार कर सकते हैं। ज़्यादा बीमार हैं तो मोनो जूसिस फ़ायदेमंद है,
7 दिन 10 दिन के लिए, चलो ग्रीन जूस के ऊपर रह लो 7 दिन के लिए, बहुत चमत्कारिक परिणाम मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर ऑरेंज जूस, या फिर सिलेक्ट कर लो ये ग्रेप्स जूस या ग्रेप्स खा लो। पपीते के ऊपर 5-7 दिन रह सकते हैं, वाटरमेलन के ऊपर 5-7 दिन रह सकते हैं, उनका जूस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे फ्रूट्स हैं जो मुंह में रखते ही जूस हो जाता है, पपीता है, वाटरमेलन है, ऑरेंज है, बस उनके फाइबर को थूक दो, ये हो गया रसाहार। खास करके भाइयों को मिक्सर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइप से भी हम रसाहार कर सकते हैं। एक दीदी तृप्ति बहन करके आई थी, लगातार उसकी दूसरी या तीसरी शादी थी, उनको कोई बच्चा नहीं था, कोई इंटरनली फॉल्ट था, तो उन्होंने अपने पति के लिए, जो दूसरे या तीसरे पति थे, उनको हड्डियों की बीमारी आ गई थी, तो उनके लिए एमडीएस समझने के लिए आए थे, और पति तो नहीं कर पाए, उन्होंने शुरू कर दिया, और लगातार 21 दिन ऑरेंज जूस के ऊपर रही थी। और चमत्कार ये हुआ, मुझे 2 साल के बाद मिली। चौहान जी आए थे पोरबंदर, हम वहाँ मीटिंग में थे, तो वहाँ बच्ची को गोद में लेके आई, 2 साल की बच्ची। मैंने कहा बहन जी ये, बोला मेरी बेटी है, फूल जैसी एकदम, क्योंकि कच्चा खाने से बच्चे भी फूल जैसे आते हैं, मैंने देखे हैं, इतने इंटेलिजेंट, इतने ब्यूटीफुल, क्योंकि नेचर हमेशा ब्यूटीफुल चीज़ बनाएगी, हैं। जो भी गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, जो गृहस्थ में रहते हैं, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी मायने रखती है, बेटा या बेटी, परिवार। तो उनको अगर अच्छा बच्चा भी चाहिए, अच्छी आत्मा भी घर पे चाहिए ना, तो भी प्राकृतिक भोजन के ऊपर संयम धारण करके 9 महीने के दौरान कुछ 5-15 दिन शुरुआत में रसाहार करें, फिर कच्चे डाइट के ऊपर दोनों टाइम रहे, दूध और दूध से बनी चीज़ों का त्याग करें, फल सलाद सब्जी जब भी भूख लगे खाते रहें, और शायद थोड़ा हल्का सा लास्ट के दिनों में, लास्ट 3-4 महीने के दौरान रात को चलो 1-2 चपाती या कुछ अपनी मन की चीज़ खा ली। तो भी मैंने ऐसे काफ़ी सारी माताओं के अनुभव सुने हैं। एक तो नॉर्मल डिलीवरी होती है उनकी प्रेगनेंसी में, कोई ज़्यादा और डिप्रेशन नहीं आता। ज़्यादातर बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान डिप्रेशन भी आ जाता है, बीपी बढ़ेगा, शुगर कभी कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये स्ट्रेस वाला पीरियड होता है। चिंता तनाव से भी मुक्त रहते हैं, क्योंकि लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड एंड लाइव थॉट्स। आपको कच्चा भोजन ये अपने आप में सबसे बड़ी दवा है। भिंडी खाते हैं तो उसमें एंटी डिप्रेसिव चीज़ें होती हैं, ठीक है, कच्ची भिंडी में, तो फिर वो तो टेंशन आने ही नहीं देगा। सारी चीज़ें जो हम अमरूद खाते हैं, परसों बताया था अमरूद के बारे में, उसमें भी चिंता को दूर करने के केमिकल्स, रसायन डले हुए हैं बाय नेचर। तो उस चीज़ों के अंदर सभी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें चाहिए फिजिकली और मेंटली। तो बहनों को भी बिना डरे, क्योंकि सास और माता जी वो दोनों इनको कच्चे के ऊपर रहने नहीं देगी। अरे ये पागल मत बन, शरीर का पोषण अच्छे तरीके से नहीं होगा, तेरी चिंता तो चलो ठीक है नहीं है, बच्चे आने वाले बच्चे की भी चिंता नहीं है, ये साधना के पीछे आप क्यों पड़ गई हो। मतलब बहुत हौसला और हिम्मत भी चाहिए ये करने के लिए, हैं, बहरा बनना पड़ता है। जैसे फ्रॉग की कंपटीशन हो गई, 50-100 फ्रॉग एक साथ में शिखर चढ़ने लगे थे, तो उनकी जो सगे वाले थे वो सारे तालियां बजा रहे थे कि कौन आगे निकल जाएगा। तो धीरे धीरे करके एक जो लास्ट शिखर तक पहुंचा, उनको बोला गया करे इतने सारे लोग हैं, उसमें आप ही क्यों नंबर 1 आए। तो बाकी के जो साथ में मेंढक थे वो बता रहे थे यार हम थोड़ा सा दौड़े, तो पड़ोसी ने कोई जान पहचान वाला रास्ते में, अरे भाई इतना दौड़ मत, शिखर पर चढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तकलीफ हो जाएगी, जीवन समाप्त हो जाएगा। बीच बीच में कहने वाले ऐसे होते हैं, हौसला टूटता गया सभी का। ऐसे ऐसे करके लास्ट एक पहुंच गया, उन्होंने किसी की सुनी नहीं। फिर उनको पूछा गया कि आपका नंबर 1 कैसे आया। बोला कि हैं, क्या कह रहे हो। बोला हैं, ऐसे 2-3 बार हैं कर दिया, फिर पता चला बहरा था। तो कभी कभी जानबूझकर भी बहरा बन जाओ। अगर कुछ पाना है, कुछ प्राप्ति करनी है, तो आप वो क्रिटिसाइज भी करेंगे, आपको नीचा दिखाने की भी प्रयास किया जाएगा,
और हो सकता है कभी भी ऐसा देखने में भी आएगा कि आपका डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तब जाके विजयी श्री का नगाड़ा बजता है। ओके जी, आगे। अगला प्रश्न है निर्जला करने की विधि। निर्जला उपवास करना, उसके लिए खास विशेष एक वाक्य बोला जाता है कि बिना पूर्व तैयारी के कभी भी निर्जला उपवास करना नहीं है। दूसरी चीज, निर्जला उपवास के दौरान एनीमा करना आवश्यक है। ये दो चीजें एक तो ध्यान में रखनी है। अगर आप एनीमा नहीं कर रहे हो तो निर्जला उपवास के दौरान रोगों के उभाड़ ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि फ़ायदा ना हो, आपको फ़ायदा भी कुछ होगा, क्योंकि उपवास अपने आप में फ़ायदा देने वाला है बीमार व्यक्ति को, लेकिन बिना एनीमा के किया गया निर्जला के दौरान मल का उभाड़ इतना आएगा, ज़्यादा सिर चकराएगा। देखो, एनीमा करने के बाद भी किसी किसी के सिर चकराने लगते हैं निर्जला के दौरान, या सिर्फ 12 बजे तक भूखा रहते हैं तो भी कई बार कोई सहन नहीं कर पाते, शिविर छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो मतलब निर्जला के दौरान एक तो एनीमा करना ज़रूरी है, जो मल का उभाड़ को शांत करे। चक्कर आना, दर्द उठना, फोड़े फुंसी होना, ऐसे 10-12 लक्षण जो भी आएंगे वो काफ़ी हद तक हल्के हो जाएंगे एनीमा लेने के बाद। आएंगे तो ज़रूर, थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिखाई देगा। और निर्जला उपवास करने से पहले, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया रसाहार का, उसी तरह जब आप निर्जला करने के लिए तैयार हो तो आगे के दिनों का चार्ट देखें। आगे के दिनों में बहुत भारी भारी भोजन लिया है तो भारी से हल्के की तरफ धीरे धीरे गति करके फिर निर्जला करना है। 5 दिन के बाद निर्जला करना है तो आज से ही हमारे भोजन के ऊपर लगाम रख देनी है। रसाहार, मल्टी जूसेस, फिर ये जो मोनो जूसेस, और बाद में आप निर्जला कर लो। और निर्जला ख़त्म हो जाने के बाद दूसरे दिन जूस के ऊपर आ जाओ, मोनो जूस के ऊपर, फिर मल्टी जूस के ऊपर आ जाओ। मल्टी जूस के बाद एक टाइम का कच्चा खाने के ऊपर आ जाओ, या फिर अगर पका हुआ भी खाना है तो जो हल्की हल्की सब्जियां हैं ना, उसको भाप दे के शाम को ले सकते हो। तो इस प्रकार से निर्जला उपवास अपने आप में एक महान शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र हैं। जो कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन निर्जला उपवास प्रेग्नेंट वुमन न रखें अचानक से। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले न रखें, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है वो भी बचे निर्जला उपवास से। काफ़ी कुछ इतने बदलाव आएंगे, चक्कर खा के गिर भी पड़ेंगे, ठीक है। और तीसरा, बहुत कमज़ोर, बहुत दुबले पतले लोग हैं, वो भी निर्जला उपवास न करें, क्योंकि अगर बीमार है, दुबले भी हैं और बीमार भी हैं तो कर सकते हैं। जिनको लीवर कैंसर है तो वैसे लोग भी सीधा निर्जला उपवास के ऊपर न जाए। ऐसा न बने कि उपवास तारक के बदले मारक हो जाए। इसलिए हर चीज़ का संतुलन, स्वास्थ्य का अर्थ ही है संतुलन में रहना। मोटापा है, निर्जला लगातार 10 दिन भी कर लो, क्योंकि खाना अंदर इतना पड़ा है कि शरीर आराम से सर्वाइव होता रहेगा। फैट शरीर को गलाएगा, फैट से ही हमारे को वो ऊर्जा मिलती रहेगी, ठीक है। दूसरा, कोई हार्ट के पेशेंट है तो निर्जला करेंगे तो ऐसे ही चुटकी बजाते ब्लॉकेजेस निकलने लगेंगे। 8-10 ब्लॉकेजेस भी हैं, हार्ट हेल्थ के लिए ज़बरदस्त हैं। किसी को डिप्रेशन है, मानसिक रीति से कमज़ोर हैं, ऐसे लोग भी निर्जला रखें। तुरंत 3 दिन में ही उनका मानसिक अवस्था ठीक हो जाएगी। डिप्रेशन की गोलियां भी बंद हो सकती है। तो इसमें 12 बजे तक का फास्टिंग, जिसको लगता है हल्का हल्का डिप्रेशन रहता है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए भूखा रहना ये मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कराएगा। आप 3 दिन में ही फील करेंगे, आपकी ओरा चेंज होगी, आपका मानसिक मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मतलब निर्जला उपवास का इक्वल नेम क्या है? विल पावर बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। तो इतने सुंदर परिणाम मिलेंगे। हमारे दीदी जी आए थे वहाँ से, माउंट आबू से, गीता बहन, 2 दिन कच्चा खिलाया। हमने कहा हम बर्गर बनाएंगे। बोला बर्गर, वो तो खाने के शौकीन तो होते हैं बाबा के बच्चे,
बोला ये NDS में बर्गर, तो हमने केबीज का पत्ता, उसके ऊपर थोड़ी खजूर की चटनी, एक टमाटर की स्लाइड और एक ककड़ी। तो बोला जिग्नेश भाई आप तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। ऐसा थोड़ा बर्गर होता है। फिर पानी पूरी खिलाई, तो पानी पूरी में भी कोई भी चीज़ पकी हुई या स्टीम की हुई, बॉईल की हुई नहीं थी। सारा थोड़े से गाजर को कद्दूकस कर लिया, बीट को कद्दूकस कर लिया, ऐसा मसाला बना के उसको टमाटर का अंदर से जो टाइट टमाटर आते हैं ना, उनका सारा गर्भ निकाल के उसमें भर के हरा पानी और ये भर के दे दिया। बोला आप पानी पूरी। बोला आपकी ऐसी ही आइटम होती है। 2 दिन खाया, पर पेट भर के खाया, 2-2.5 किलो वजन कम हुआ। बोला असरकारक तो है। फिर उन्होंने लगातार 10 दिन निर्जला उपवास किए, क्योंकि हर बाबा का बच्चा जो राजयोग करता है ना, उसके अंदर आत्मबल होता ही है, मनोबल होता ही है। ये बाबा के ब्लेसिंग हर एक के अंदर होते ही हैं। जिन्होंने बाबा मिलन किया है वो तो विशेष वरदानों से सुसज्ज हो जाते हैं। यहाँ भी सभी लोग शायद बाबा से भी मिले होंगे। जो बाबा के सामने सम्मुख गया है तो उसके अंदर बाबा ने एक विशेषता ऐसी रखी है जो दूसरी आत्माओं में नहीं है। ये तो बाबा के वरदानों की अनुभूति है, तो वो लोग आराम से कर लेते हैं। तो लगातार 10 दिन में 10 किलो वजन वेट लॉस करके गए अच्छे तरीके से। तो ऐसे शांतिवन से, मधुबन से लोग आते हैं और बोलते हैं कि संगम युग। हमारे एक कॉमिक भाई हैं डॉक्टर ग्लोबल हॉस्पिटल में, वो बोलते हैं कि मैं फिर अभी बाबा मिलन में गया ना, तो फिर पेट बढ़ा लिया था। मैंने कहा भाई जी ये तो पेट बढ़ गया। बोला संगम युग मौजों का युग। फिर आ जाएंगे सर्विस कराने गाड़ी की, अब तो घर का ही है, बाबा के बच्चे ही हैं, साल में 1 बार आता रहूँगा, सर्विसिंग करके फिर टोलियाँ दबा के खाऊंगा। ऐसे लोग ज़्यादा टोलियाँ खाने से, अगर ज़्यादा भी पेट में चली गई टोलियाँ, तो बाबा पूछेगा, है? हम कहेंगे कि बाबा हमें माफ़ कर दो, बीमारी आ गई तो हमने आपकी टोली खाई है। ऐसे हम बाबा को कहेंगे कि बाबा हम तो हर रोज़ आपकी टोली खाते थे, फिर भी बीमारी आ गई। तो बाबा कहता है टोली खाई है तो अब गोली भी खा, मेडिसिन भी खा ले साथ में। तो इतनी टोलियाँ हम ना खा लें कि बाद में हमें गोलियाँ खानी पड़े। थोड़ी मात्रा में अगर पका हुआ कुछ व्यंजन अच्छे अच्छे बनते हैं, कभी टेस्ट करना है तो मना नहीं है, लेकिन प्रसाद भी महारोगों की फसाद न बन जाए, ये ध्यान रखना है। आप तो इतने लकी हो कि आपकी टीचर इस विषय में एक्सपर्ट हैं। अगर आप सभी साथ मिल के बोलो कि अब हमें पका हुआ खाना ही नहीं है, तो वो तो खुशी खुशी कच्चा ही देते रहेंगे, फल सलाद सब्जी। लेकिन हिम्मत हमारी भी होनी चाहिए कि दीदी अब हमें पकी हुई टोलियाँ नहीं चाहिए। लेकिन एक साइकोलॉजिकली एक दिमाग में पड़ गया, प्रसाद उसे ही कहेंगे, भोग इसे ही कहेंगे जो पूड़ी हो या कुछ ऐसे व्यंजन हो तो कुछ मज़ा है, देख के भी आनंद आ जाए। हैं? वो केला लेके जा रहे हैं तो ऐसा ही नहीं लगेगा कि प्रसाद लेके जा रहे हैं, अरे ये तो दीदी ने हमें उल्लू बना दिया, केला दे दिया सीधा फट से। लेकिन फल खाना, प्रकृति के साथ जुड़ना सुखदायी होता है। जो शॉर्ट टर्म इंजॉयमेंट है वो लॉन्ग टर्म पेनफुल है। तो इस तरीके से अपने जीवन को ढांचे को आगे बढ़ाना है। यस, उनका कहना है कि मैं 8 महीने से एनडीएस कर रहा हूँ, मेरा कब्ज कम नहीं हुआ है, और कुछ सुझाव कह रहे हैं कि मेरा वेट 64 केजी से 45 केजी हो गया है, और कितना वेट कम होगा? बिल्कुल कब्ज दूर नहीं हुआ है या थोड़ा बहुत हुआ है। इतना वेट कम हुआ है तो ऑब्वियसली उनका कब्ज में काफ़ी आराम तो मिला ही होगा, हैं? आराम है, ठीक है। और कई बार हेवी कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से होता है तो उनके लिए काफ़ी लंबा समय देना भी पड़ता है, 6 महीने 8 महीने भी। 6-8 महीने से भी अधिक अगर देना भी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। फिर भी थोड़ा हल्का सा कॉन्स्टिपेशन और भी फील हो रहा है तो हल्का गुनगुना पानी भी लगातार 1 महीना 2 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, हमारे पास 1-2 डिटॉक्स पाउडर भी पड़े रहते हैं। डिटॉक्स पाउडर जल्दी से जल्दी पुराने से पुरानी कब्ज़ को उखाड़ फेंकता है। तो
ऑप्शनली आधा चम्मच रात को सोने से पहले लगातार 1 सप्ताह तक ले लेना है, बाद में सप्ताह में 1 बार, तो वो भी पुरानी कब्ज़ को निकालने के लिए कारगर है। और तीसरा इलाज कि थोड़ा बहुत जो हम डोनेशन बोलते हैं ना, तो डोनेशन मतलब एक मेंटली नेचर, हम बाबा के यज्ञ में सफल तो करते हैं लेकिन थोड़ा 10% और सफल करना है, क्योंकि यहाँ से जब छोड़ने की आदत पड़ेगी ना तो हमारी कोशिकाएं भी कब्ज़ को छोड़ देगी। तो ये सारे उपाय लगा सकते हैं। और बहुत पूरा 2-2, 3-3 पीढ़ी की कब्ज़ भी होती है कई बार ऐसे, तो ऐसी कब्ज़ों को निकालने के लिए हमें थोड़ा 6-8 महीने के बजाय 1.5 साल भी न लग जाए, करते रहना है। और हाइड्रोकोलोन थेरापी है एक, वो भी करवा सकते हैं। हाइड्रोकोलोन थेरापी में मशीन थ्रू 40 लीटर पानी धकेला जाता है, ऐसे 2 या 3 सेशन ले सकते हैं, तो इनसे भी मल भी गलेगा और निकलने में आराम मिलेगा। तो ये सब प्रयास हम जोड़ सकते हैं। फिर भी ना जाए तो थोड़ा 2-4 महीने और रुक लो, वेट एंड वॉच, लगातार करते रहेंगे तो मंजिल को पा लेंगे। मशीन कहाँ है सर? वो मशीन हमारे यहाँ वेलनेस सेंटर के ऊपर है, उधर सूरत में, और औरंगाबाद में भी शायद आप ऑनलाइन सर्च कराएंगे हाइड्रोकोलोन थेरापी करके तो शायद मिल सकता है कहीं। ठीक है, फोन नंबर मिलेगा उनका? हाँ जी, उसमें ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल सकती है, और बाकी सूरत आना हो तो वहाँ भी आप करवा सकते हैं। यहाँ है तो हाइड्रोकोलोन थेरापी कर सकते हैं। डॉक्टर का थोड़ा सुपरविज़न और देखेंगे, बाद में वो यस बोलेंगे तो आप आराम से करवा सकेंगे। मशीन के थ्रू 40 लीटर पानी धकेला जाता है, लेटा दिया जाता है मरीज को, और फिर पानी एक तरफ से जाएगा और वही ही प्रेशर डाल के कचरा भी बाहर जाता रहेगा, पानी भी घूमता रहेगा। तो ऐसे 2 या 3 सीटिंग कर सकते हैं, और इनमें भी बहुत आराम मिलता है। हमारे यहाँ शुगर के पेशेंट आते हैं ना, लगभग दूसरे दिन ठीक हो जाते हैं, दूसरे दिन, क्योंकि सीधा हम दूसरे दिन उनको हाइड्रोकोलोन थेरापी दे देते हैं। हाइड्रोकोलोन से शुगर और बीपी तो चुटकी बजाते हैं, और 10 दिन रुके तो किसी को लेना है तो 3 बार बैक टू बैक हाइड्रोकोलोन थेरापी दे देते हैं। ज़्यादा वाइटल पावर कम है तो 1 बार ही देते हैं, तो वो तो कंडीशन ऑफ पेशेंट वो देख के कर सकते हैं जी। अगला प्रश्न है, मोती बिंदु कैसे ठीक करें? मोतिया बिंदु आंवला खाकर ठीक कर ले। आंवले के अंदर चक्षुष्य कहा जाता है, आंवले का जूस भी पिए, ग्रीन जूस में भी आंवला 1-2 ज़्यादा डाल दे, और आंवला डालते डालते 2 टाइम पक्का खाएंगे तो मोतियाबिंद जाएगी नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर तो रहना ही पड़ेगा, नेचुरल डाइट दोनों टाइम लेना ही पड़ेगा। एनीमा भी जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो सारी करनी ही पड़ेगी, लेकिन विशेष प्रकार से आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए आंवला सर्वश्रेष्ठ रसायन है। आंवले का प्रयोग अच्छे तरीके से करें, गाजर का प्रयोग अच्छे तरीके से करें, जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें हैं वो आपकी आँखों की रोशनी झट से बढ़ाएंगे। लेकिन मोतियाबिंद ऐसा नहीं है कि 15 दिन में गायब हो जाए। बुढ़ापा भी है, 70-80 साल के भी है, और मोतियाबिंदी आ गई है तो कम से कम 7-8 महीने तो नेचुरल डाइट करने के बाद हो सकता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता ना पड़े। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करवा ले आप तो भी कोई हर्जा नहीं है। उल्टा कई बार मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के बाद लोगों के चश्मे के नंबर चले जाते हैं, और फिर बाद में कच्चा ही खाते हैं ना तो वापस वो मोतियाबिंद आता नहीं है। तो दोनों तरफ से फ़ायदे हैं। कई बार हमारे 8-10 महीने रुकने का वक्त नहीं होता और इतनी धीरज हमारे अंदर नहीं होती है, तो आप करवा लो ऑपरेशन। बाकी तो 15 दिन में आँखों की रोशनी तो बढ़ना शुरू हो जाती है, एसिड जो भरा हुआ है आँखों में वो कम होना शुरू हो जाता है जी। अगला प्रश्न है, उनकी शायद बेटी है और बेटी का हाइट कैसे बढ़ाए? फिजिकली एक्सरसाइज भी साथ में कर सकते हैं। हाइट कम है, हमारे जीन्स में ही है कि माँ बाप दोनों की हाइट कम है, तो कई बार बहुत एक्सरसाइज करते हुए भी हाइट ना बढ़े। लेकिन अगर बचपन से ही, बेटी की उम्र का जिक्र नहीं किया है, अगर बचपन से ही उनको कच्चे डाइट के ऊपर रखे तो उनका जो ग्रोथ है
ग्रोथ रेशियो वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। और छोटी बड़ी जो एक्सरसाइज है, मानो कि सूर्य नमस्कार है या फिर किसी ताड़ासन है, किसी चीज़ में थोड़ा लटकना, झूलना, दोरी कूदना, ये सारे फिजिकल एक्सरसाइज दे के बॉडी के बोन्स को थोड़ा स्ट्रेचिंग दे के, मसल्स को स्ट्रेचिंग करके भी थोड़ी बहुत मात्रा में हाइट को, अगर माँ बाप दोनों की हाइट कम है फिर भी बेटी हाइट में बढ़ सकती है, लेकिन इतना उछाल नहीं ले सकते, जेनेटिकली ही वो है, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं देख पाएंगे कि 5 फीट के हैं माँ बाप तो 6.5 फीट या 6 फीट के बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन 5.25 फीट हो सकते हैं इस तरीके से। बाकी नेचुरल प्रोटीन, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करने से ही ग्रोथ अच्छी रहेगी। अगला प्रश्न है कि रीचिंग स्किन फंगल इन्फेक्शन कैसे हील करें? जी, स्किन इन्फेक्शन जो है वो सबसे लास्ट में हीलिंग होता है, क्योंकि स्किन में तकलीफ़ होना माना आपका पूरा ब्लड खराब होना। जिसको स्किन के अंदर जो भी तकलीफ़ें हैं उनका खून जो है वो गंदा है, खून के अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, एसिडिक वैल्यू ज़्यादा है। स्किन प्रॉब्लम मीन्स तो जो आपके अंदर, शरीर के अंदर जो भी हो रहा है उनका रिएक्शन आपको बता रहा है, मतलब समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर बॉडी, शरीर में कुछ गलत घूम रहा है। तो फिर रक्त शोधक जो भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा सेवन करें स्किन की बीमारियों में से बाहर निकलने के लिए। टमाटर का जूस बेहतर है स्किन पेशेंटों के लिए, कच्चा टमाटर, सूप नहीं, सूप पिएंगे और भी बढ़ जाएगी बीमारी। तो टमाटर का जूस, और आंवला भी रक्त शोधक है। रक्त प्रसाधन शब्द यूज़ किया जाता है चरक संहिता में, रक्त को प्रसन्न करने वाला। तो हमारा आंवला ही सर्वश्रेष्ठ ऐसा रसायन है कि हर बीमारी में आंवला लागू होता है, वो चाहे हार्ट के पेशेंट हो, वो चाहे स्किन के पेशेंट हो, वो चाहे बीपी शुगर हो, हर चीज़ में काम करता है आंवला। तो आंवले का प्रयोग भी अच्छे तरीके से करो। और दूसरा, मसालों का प्रयोग जो जैसे लास्ट में बहन ने कहा, मसाला बंद करो। स्किन पेशेंट अगर मसाला वाला खाते रहेंगे तो भी स्किन इरिटेट होती रहेगी। और ख़ास करके सेंधा नमक भी बंद करना है। स्किन की जो एलर्जी है तो कुछ दिनों के लिए सेंधा नमक बंद कर दो, नमक भी इरिटेट करता है। तो स्किन पेशेंटों को थोड़ा ज़्यादा परहेज रखना पड़ेगा। उसमें भी सोराइसिस जैसी बीमारी जो मैं 12-13 साल झेल चुका हूँ, उसमें मेरे को बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ा। 6 महीने में 50% रिज़ल्ट मिल गया था, लेकिन वो 50% मिल ही नहीं रहा था, 1.5-2 साल के बाद मिला, क्योंकि मैं सीख रहा था NDS। एक टाइम थोड़ा बहुत खा लिया, कुछ सेंधा नमक ले लिया तो हीलिंग नहीं मिल रही थी। आज के दिन में भी अगर मैं थोड़ा कोई गलती से आ जाए तो अलग बात है, तो भी मेरे को वो 1-2 जगह स्पॉट हैं वो इरिटेट होते हैं। पूरे शरीर में था तो वो 1-2 स्पॉट और भी वीक है तो वो ट्रिगर होते हैं। मतलब मसाला हमारे लिए अच्छा नहीं, नमक भी अच्छा नहीं, खास करके स्किन पेशेंटों के लिए। नेचुरल चीज़ें जो भी आए वो खाते रहो, जल्दी से जल्दी स्किन की बीमारियां चली जाएगी। आंवला जूस 2 ग्लास ले सकते थे। हाँ, बहुत दुबले पतले हैं तो मत लेना, और क्योंकि वेट लॉस भी काफ़ी करता है आंवला। जो मोटे हैं वो 2 ग्लास ले तो 3 ग्लास भी ले लें, कुछ भी ना डालो। नेचुरल ओरिजिनल फॉर्म में जितनी चीज़ों का प्रयोग करोगे उनसे बड़ा कोई उपाय है ही नहीं। टमाटर का जूस पियो तो ओरिजिनल पियो, लेकिन हमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनाने की आदत पड़ गई खटास रहता है ना, तो सब करते है। खटास रहता है ना। हाँ ट्रेन में हाँ, थोड़ा सा उसमें नमक के बदले कोई मीठी चीज़ डाल सकते हैं। हाँ जी, तो कुछ ऐसे बैलेंस करके जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्दी है एलर्जी कैसे ठीक करें? सर्दी की एलर्जी भी वैसे ही ठीक हो जाएगी जैसे स्किन की बीमारियां ठीक होती है। स्किन के बदले पहले आपकी सर्दी की एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। मतलब रोग है कि इलाज एक ही है। और हाँ, सर्दियों में शायद आंवला खाए तो सर्दी बढ़ जाएगी, कुछ कच्चा खाते खाते बीमारी में उथल खाएगी तो दुगना हो जाएगा। तो कोई भी बीमारी शायद में भी पॉसिबिलिटी है। किसी को यूरिन और पोटी से जो कचरा निकल जाता है तो थ्रू आउट पास हो जाते हैं 100 मार्क्स के साथ। कई बार रोगों का उभाड़
नीचे से नहीं निकल पाता तो फिर ऊपर से भी निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर निकले तो भी कोई टेंशन ना लो और डे बाय डे बस अपनी जो यात्रा है, साधना है, उसको तीव्र बनाते जाओ तो आराम से 10-20 साल पुरानी सर्दी की एलर्जी भी चली जाएगी। सबसे ज़्यादा एलर्जी को बढ़ाने वाला है दूध और दूध की प्रोडक्ट। वो खाने वाले को एलर्जी जीवन भर ख़त्म नहीं होती। अब आपने वही सप्लाई लाइन काट दी तो एलर्जियां भी ख़त्म हो जाएगी, किसी भी प्रकार की, सर्दी की हो या कुछ दूसरी भी एलर्जियां हो। अगला प्रश्न है विटामिन डी एफिशिएंसी बिना दूध से कैसे लें? अच्छा, पहली बात तो ये है कि विटामिन डी दूध से मिलता ही नहीं है, बराबर है कि उससे हम प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारी एक गलत मान्यताएं हैं। और विटामिन D3 बोलते हैं तो ये चीज़ें शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति के अंदर विटामिन D3 कम है तो एक तो उनके जो हड्डियां हैं वो बहुत कमज़ोर होगी, ठीक है, डिप्रेसिव मूड भी रहेगा और दूसरे न जाने 10-12 लक्षण हैं, डॉक्टर साहब जानते होंगे ज़्यादा। तो D3 को बढ़ाने के लिए अब क्या करें? तो D3 बढ़ता है, एक तो हम जो हरी पत्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़े औषध हैं, विटामिन A to Z, उनसे भी बढ़ जाएगी। फिर हमारा लाइफस्टाइल ही नेचुरल हो जाएगा। कल हमने देखा था एनीमा के विषय में विटामिन की जो कमी आती है उनके लिए एक पॉइंट दिखाया था, एक कैल्शियम की कमी के लिए बताया था। कैल्शियम की कमी का लगभग कौन सा नंबर था? 10 नंबर, बराबर। और एक 62 से 66 के बीच में एक पॉइंट था बड़ी आंख में, वो था विटामिन की कमी का पॉइंट। तो वो 2 पॉइंट क्लियर होंगे तो हमारे शरीर में जो भी जाएगा नेचुरल चीज़ें वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से हमारी विटामिनों की, सारे विटामिनों की डेफिशिएंसी दूर होगी। उसमें विटामिन D3 की भी डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। और बाकी नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, पेड़ पौधों के बीच में रहेंगे, नंगे पैर चलेंगे, हल्की सी सूरज की धूप जो है वो थोड़े कम से कम वस्त्रों में 1-1 घंटा सुबह सुबह ली जाएं तो भी वो विटामिन D3 उसमें सूर्य की किरणों में नहीं मिलता, लेकिन सूर्य की किरणें अंदर जाने से हमारा शरीर वो अंदर जनरेट करता है विटामिन D3। हमारी मान्यताएं हैं कि हमें वो चीज़ से मिल रहा है, चीज़ से नहीं मिल रहा है। वो जो हम जो पूरा वातावरण तैयार करते हैं ना, तो शरीर खुद ब खुद जनरेट करता है, अंदर बनाता है। हमें तो बस जैसे कोई बहन को भोजन बनाना है तो उसको तपेली दे दो, गैस स्टोव दे दो, सारी चीज़ें दे दो तो वो अपने आप बना देगी। तो शरीर खुद बना रहा है ये सारी चीज़ें, लेकिन उनको मौका देना है, उनको ऐसा वायुमंडल तैयार करना है। ओके। जिनको स्टेंट लगी है, दवाई सवाई लेनी है तो कब कैसे ले? और उनका एक अगला प्रश्न है कि हर तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? जी, पहली बात है कि जो जिनको स्टंट लगे हैं वो एक तो हल्की हल्की बैठे बैठे मूवमेंट हल्की सी है ना वो करे। हार्ड एक्सरसाइज शरीर को थकाने वाली बिल्कुल ना करे, ठीक है। कोई किसी ने सजेस्ट भी किया कि हार्ट के लिए ये एक्सरसाइज अच्छी है, लेकिन एक्सेस हो जाएगी तो वो आपको मारेगी, तकलीफ देगी। जबकि जीरो एक्सरसाइज के साथ भी जाओ तो अच्छा है, बस थोड़ा सा उठो बैठो ये सब करो अपने आप, तो भी वो भी अपने आप में एक्सरसाइज है। लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके धीरे धीरे करके नीचे उतर जाओ तो भी ये एक्सरसाइज है, अलग से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। स्टंट डले हुए हैं तो आप ग्रीन जूस मिस ही ना करो, 2 गिलास के बदले 3 गिलास भी पी जाओ, तुरंत ही वो सारी चीज़ें तैयार होगी। आज दूसरा दिन है। ऐसे जो जिसने भी प्रश्न पूछा है, खास करके मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम कल 3 बार वो एनीमा किया था, आज सुबह 2 बार किया है, सुबह और दोपहर। अगर नहीं किया है तो फिर कल दवाई ले लो, वो सुबह सुबह जो लेनी पड़ती है वो, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहो। अगर आप फास्टिंग भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, एनीमा भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और घर पे जाके कुछ गलतियां भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी डरने वाली बात नहीं। आगे जो होगा मंगल होगा, अच्छा परिणाम मिल जाएगा। वो चाहे 3 स्टंट डले हो या 6 स्टंट डले हो, जितने भी मरी जाए स्टंट वाले पेशेंट आए, 2-2, 3-3 महीने में इतने एक हेल्दी पर्सन, एक युवा की भांति अपना काम कर रहे हैं।
और फिर पता ही नहीं कि स्टंट पड़े हैं या क्या कर रहे हैं अंदर। मतलब एक्यूरेट रहना पड़ेगा। एक टाइम भी पका हुआ खाना नहीं है, कम से कम 3-4 महीने तो। और बाद के समय में ठीक होने के बाद भी ऑयली घी वाला ऐसी चीज़ों का एक टाइम भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। तो हार्ट हेल्थ के लिए फास्टिंग सुप्रीम मेडिसिन की तरह काम करेगा, ग्रीन जूस भी काम करेगा और एनीमा भी। तो ये तो सबसे ज़्यादा फास्टिंग हार्ट हेल्थ के लिए बढ़िया काम करेगा। उनका ही प्रश्न है, नारियल सभी खा सकते हैं क्या? बिल्कुल, नारियल में सोल्यूबल फैट होता है जो आपके हार्ट हेल्थ को ख़राब नहीं करता, लेकिन इतना ज़्यादा ना खा ले कि गले में फंस जाए। भूखे हैं तो भी पका हुआ नहीं मिल रहा है तो कच्चा भी ज़्यादा खा लेंगे नहीं तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो कच्चा खाना भी इतना ज़बरदस्ती नहीं खाना है। कई बार मैं देखता हूँ कि वो पके हुए खाने की क्रेविंग के कारण कई बार लोग छीन लेते हैं ना पका हुआ खाना शिविर के दौरान, तो थोड़ा एक्सेस हो जाता है। तो एक्सेस ना हो जाए, आराम से चबा चबा कर वो ध्यान से परमात्मा याद में खाना है, जिनके कारण हमारे लिए ये न बन जाए कि रो फूड भी जंक का काम करने लगे। रो फूड इज़ ऑल्सो जंक, वो भी जंक है। मरीज लोगों को तो खाने की सप्लाई लाइन काट ही दी जाती है 2-5 दिन के लिए। हम तो थोड़ा बहुत आपको दे रहे हैं तो कम में गुजारा करके ही आगे बढ़ना है। 100% कैल्शियम का ब्लॉक है, तो उसको नेचुरल है थोड़ा, तो वो अपने इससे कम हो जाता है। बिल्कुल जी, जैसे आंतों की सफाई होती है ना, तो 100% कैल्शियम का ब्लॉक भी है तो वो भी खुल सकता है। और लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि एनडीएस भी कोई चिकित्सा पद्धति तो है नहीं, तो किसी भी प्रकार की बीमारी को हटाने का दावा नहीं करती है, क्योंकि आप बीमारी दूर करने के लिए नहीं आए हो इधर। बीमारी दूर हो रही है वो आपकी बाई प्रोडक्ट है, इसीलिए कि शुगर चला जाता है, वो चला जाता है। ये किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी का दावा नहीं है, ये साधना है, लंबे समय तक करते रहना है। शरीर सुधरेगा, शरीर डिटॉक्स होगा तो अपने आप ही बीमारियां भाग जाएगी। बीमारी को भगाने का कोई भी प्रयास नहीं किया जाता। तो 100 में से मैं कहता हूँ 90 लोगों को परिणाम मिले, 5-10 लोग ऐसे भी हैं कि बहुत कुछ करते हुए फिर थक जाते हैं, यार कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। उनको कुछ 50% मिला भी होता है, लेकिन उनको जो चाहिए वो नहीं मिला होता ना, इसलिए वो कहते हैं कुछ नहीं मिला। तो पॉसिबिलिटियाँ 5% के लिए ऐसे भी हैं कि वो संतुष्ट पूरी तरीके से न हो। अगला प्रश्न है कि मैंने पूछा है कि मेरा फ्रेंड है, उनका ग्रैंड डॉटर एज अबाउट 8 years old कैन नॉट स्टैंड सिंस बर्थ, इट इज पॉसिबल सजेस्ट एनडीएस विद चाइल्ड? जी, खड़े नहीं हो सकती मैंने लड़की। अच्छा जी, जो एकदम होपलेस केस हैं, खड़े भी ना रह पाएँ और बर्थ कंडीशन से ही ऐसे बच्चे हैं, तो उनको ऐसा दावा नहीं करते कि 100% ठीक हो ही जाएंगे। ऐसे काफ़ी बच्चों के ऊपर हमने प्रयोग किए हैं जो 6-6 साल के हो गए थे और पूरा हड्डियों का ढांचा थे, अपने पैरों के ऊपर खड़े भी नहीं हो पाते थे, माँ बाप दोनों पकड़ के ही रखना पड़ता था, गोद में ही झुलाना पड़ता था। अब उनके ऊपर प्रयोग किए गए, डॉक्टर कहते थे कि इनकी आयु 8-10 साल से ज़्यादा नहीं है। ऐसे बच्चे जो पहले से ही पता चल जाता है कि ऐसी कंडीशन में ज़्यादा जिया नहीं जाएगा, ऐसे बच्चों के अंदर हमने प्रयोग किए तो अपने आप बैलेंस बनाकर खड़े रहने लगे। ये पॉजिटिव परिवर्तन आ गए। रात को कभी सोते नहीं थे। पिताजी नौकरी से आए तो रात को उनको डिस्टर्ब करते रहे, इनके हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े होते रहे कि भाई अपने बच्चे को संभाल ले। भगवान से प्रार्थना करके बच्चा मांगते रहो, ऐसा बच्चा मिल जाए जो परिस्थितियाँ और विकट हो जाएं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हमने जहाँ भी प्रयोग किए वो बच्चे एनिमा देने के बाद रात को आराम से सोने लगे, तो दोनों के दिमाग भी शांत रहे, पति पत्नी के। ऐसे पॉजिटिव बदलाव आएंगे, लेकिन 100% वो मैराथन दौड़ पाए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और वो बच्चे बाद में मैंने 1-2 बच्चे ऐसे भी देखे एक्सपायर भी हो गए, लेकिन मौत सहज मिल गया उनको। मौत जो बहुत बेचैनी में परिस्थितियों में, हाँ, तो फायदे हैं। मतलब
अपनी मर्जी से परिणाम नहीं मिलने वाले, नेचर की मर्जी से हमें परिणाम मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटेस्ट के लिए क्या करें? हाँ। प्रोस्टेट के लिए क्या जी। करें? और रात में 10 बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। ठीक है जी। प्रोस्टेट के लिए विशेष देखो, एक बात तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि ये रोग अनेक इलाज एक है, ठीक है, उसमें लंबे चौड़े जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी प्रोस्टेट का पॉइंट एनीमा में 42 नंबर का पॉइंट से 44 नंबर का पॉइंट से एनीमा से अच्छे तरीके से जल्दी आराम मिलता है प्रोस्टेट में। और ख़ास करके प्रोस्टेट वाले गुनगुने पानी का प्रयोग अवश्य कर ले एनीमा में, कंपलसरी 15 दिन 21 दिन के लिए, तो तुरंत ही रिलीज़ मिलेगा। काफ़ी सारे बड़े बड़े नेचुरोपैथी के कैंपों में जाने वाले लोग जब आते हैं प्रोस्टेट की समस्याएं लेके, तो उनको जब बिल्कुल ही अनाज बंद करवा देते हैं तो तुरंत ही उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है। हमारे मधुबन से एक भाई जी आए थे, ब्रह्मा कुमार, उनको प्रोस्टेट का कैंसर था। अब प्रोस्टेट के कैंसर में वो बेचारे एकदम ऊर्जा भी बहुत डाउन, चलना फिरना सारा फ्रीज हो गया था। सिर्फ 10 दिन रुके और 10वें दिन उनकी चाल देखी हमने तो बाहर रोड के ऊपर जैसे एक आर्मी ऑफिसर कैसे कुछ करता है ऐसे दौड़ते थे, भागते थे। बोला अब कुछ डर नहीं है, अब मेरा कैंसर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी हम गए थे तो वहाँ बहुत खुशी से मिले और हमें सारी थालियाँ नेचुरल डाइट वाली हमें परोसी गई, पूरे ग्रुप को खिलाया। बोला मुझे बहुत खुशी हुई। वो भंडारा संभालते हैं और बोलते चटपटे अचार सब कुछ जो भी चाहिए वो मिलेगा। वीवीआईपी में वो सेवाएं देते हैं। हम वीवीआईपी में गए तो माताएं एकदम अलर्ट हो गई कि खास कोई वीवीआईपी लोग आए हैं, तो अपने बर्तन खोल दिए। बर्तन में हमने देखा पनीर का साग है, वो वीवीआईपी के लिए बनता है। मतलब जो सबसे गलत चीज़ें हैं ना वो वीवीआईपी खाते हैं। और हमारे लिए फिर उन्होंने बोला ये लोग कुछ भी नहीं लेंगे इसमें से, वो दलिया भी नहीं लेंगे। और हमारे लिए सारे फल काटे गए, सलाद, चटनी भी खुद ने बना कर दी और बहुत एंजॉय से खाया हमने। लंच के दौरान वीडियो भी छोटा सा बनाया है, यूट्यूब पे रखा है। मधुबन के वीडियो भी आपको देखने में आएंगे। वहाँ भी बाबा के तपस्या धाम के सामने भी एक वीडियो बनाया है और ये ऊपर पांडव भवन में गए थे तो वहाँ भी वीडियो बनाया। तो अब मधुबन में भी लोग जागृत हो रहे हैं, बाबा के बच्चे सब जागेंगे एक साथ, क्योंकि अब सतयुग आया कि आया। वहाँ फॉलो हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुगर डाइट प्लान कैसे करना है? मतलब शुगर को हटाने के लिए, शुगर हटाने के लिए जो भी डाइट है ऐसा ही प्राकृतिक है, लेकिन विशेष 1-2 प्रयोग बता देता हूँ शुगर वालों को जल्दी से हटाना है। तो एक तो वो है ना करेला और कड़वी नीम के पत्ते, वो थोड़ा पानी में घोल बना के घर पे 2 बार 1-1 घंटे पैर अंदर रख लें, जो नेचुरोपैथी में सिखाया जाता है। तो थोड़ा जल्दी से उनके इंसुलिन लेवल को वो सारा बैलेंस हो जाएगा। बाकी करना ऐसे ही है, हाँ गर्म पानी हो या सादा पानी हो दोनों में चलेगा। और पेट की पट्टी भी लगा सकते हैं, पेट की पट्टी से भी जल्दी से जल्दी आराम मिलता है। सुतराव पट्टी आती है लगभग 1 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर लंबी, उनको पानी में भिगो के निचोड़ के ऐसे पेट पे लपेट लेना है और सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। और ऊपर अपने कपड़े जो नॉर्मल हैं वो पहन कर काम भी कर सकते हैं। बड़ी आंत में छोटी आंत में जितना भी मल पड़ा है वो पिघला देगा पट्टी तो जादू का काम करती है ऐसी। हाँ सुतराव पट्टी होनी चाहिए और ना गर्म पानी ना ठंडा पानी, नॉर्मल पानी में ऐसे। हाँ कॉटन पट्टी हैं, हाँ आयुर्वेदिक शॉप में हमारे पास भी 2-3 हम रखते हैं, डिटॉक्स पाउडर, 2-3 पट्टियाँ, ऐसी चीज़ें रखते हैं। कोई इमरजेंसी केस हो तो अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है। तो वो भी प्रयोग प्राकृतिक है और मेडिसिन फ्री प्रयोग है। ऐसा नहीं कि ये मरीज ही इस्तेमाल करे, शुगर वाले ही, हर कोई व्यक्ति पेट की पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी जिनको पुरानी कब्ज़ है जो आपने पूछा, तो कब्ज़ को भी जल्दी से ठीक करने के लिए पेट की पट्टी रामबाण
इलाज है। पानी के अंदर अगर स्विमिंग पूल्स हैं तो अंदर पानी के अंदर रहना 1-1 घंटे के लिए भी अच्छा है। तो टब में लेटना भी उनके लिए अच्छा है। कटी स्नान करना भी अच्छा है। ये सारी चीज़ें ये नेचुरोपैथी में आती है। एनडीएस के ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने नेचुरोपैथी किया है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये प्रयोग भी आप थोड़ा सा सर्च करवा के कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ओबेसिटी कैसे कवर करना है? ओबेसिटी नहीं कम करनी है तो भी होती जाएगी, है? और उसको भगाने के लिए कोई विशेष प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज सीख लेनी है ओबेसिटी के लिए, खास ज़रूरी है। ओबेसिटी के लिए सिंपल एक्सरसाइज है। ऐसे पहले गर्दन सीधी रखें, फिर एक बार दाईं तरफ, एक तरफ बाईं तरफ, ऐसे ऐसे करना है। और कोई पूछे कि खाना है तो ये एक्सरसाइज मुंडी ऐसे ऐसे नहीं करनी। ये एक्सरसाइज करने से और भी बढ़ जाएगा, ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हमारे गुजराती में बोलते हैं वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया, तो उसकी संधि विच्छेद करते हैं। वजन, व मतलब वधारे, ज़्यादा, ज़्यादा को गुजराती में वधारे बोलते हैं। वधारे, ज मतलब जमू, जमू मतलब खाना, वधारे जमू, न मतलब नहीं, वधारे जमू नहीं, ज़्यादा खाना नहीं है। और मोटापा कम करने के लिए पतले दोस्तों से दोस्ती नहीं करनी है। वो भी हमें को बार बार रियलाइज़ कराते हैं कि मोटे हैं, मोटे हैं, इसलिए पतले दोस्तों से भी परहेज करो। वेट स्केल को भी परहेज रखो। वेट स्केल के ऊपर बार बार खड़ा नहीं होना है। आईने के सामने भी बार बार मत देखो। ये सारी परहेज करनी पड़ेगी। और एक्चुअल में जो मोटे लोग हैं वो मोटे नहीं हैं, वो गलत ग्रह के ऊपर आ गए हैं। ये पृथ्वी के बदले अगर चंद्र के ऊपर चले जाएंगे तो उधर तो कितना वजन कम हो जाता है। मंगल के ऊपर चले जाएंगे, वो मंगलवासी हैं, वो चंद्रवासी है, वो पृथ्वीवासी नहीं है। हमने पूछा है कि बच्चों को कैसे डाइट दें, तो 10-12 साल के बच्चे हैं जी। 10-12 साल के बच्चों को खास करके क्या नहीं दे वो अवश्य कहना चाहूँगा। मिल्क प्रोडक्ट कभी भी ना दें। सुबह का नाश्ता भी ना दें पका हुआ। सुबह के नाश्ते में अगर स्कूल में जा रहे हैं तो उसका डिब्बा नेचुरल चीज़ों से भरा हुआ हो। पहली बात, 10 बजे 10:30 बजे रिसेस टाइम में वो नेचुरल चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। दोपहर जब घर पे लौटे तो इनको मिल्क प्रोडक्ट ना दे के कोई बाई प्रोडक्ट भी ना दे, और शुरुआत में सलाद और फलों का सेवन भी कराएं दोपहर के लंच में, और बाद में उसको दलिया या जो भी देना चाहे वो दे सकते हैं, कोई मना नहीं है। जब तक 25 साल है, बच्चा 25 साल का हो जाता है और हेल्दी है, तो सिर्फ उसके डाइट से एक मिल्क प्रोडक्ट निकालने हैं। गेहूँ निकालना है, गेहूँ भी ना दे तो अच्छा है। बाकी उनको 2 वक्त भोजन दे सकते हैं 25 साल तक। और दोपहर का खाना उसमें मानो कि दाल चावल खा लिया। 2-2, 3-3 प्रकार के अनाज ना दे। चपातियाँ भी खिलाएं और दाल चावल भी खिलाएं। किसी भी प्रकार के सिंगल अनाज के साथ उनका पालन पोषण दोपहर में भी कर सकते हैं और रात को भी उसी तरीके से। और बीच बीच में उनको सलाद, जूस, उसकी आदतें डालते रहें। बाहर का खाना उनका अवश्य बंद रखें। ऑनलाइन ऑर्डरिंग करना हो, रेस्टोरेंटों में जाना हो, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना हो, पैकिंग फूड्स खाने की आदतें हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं तो सारा चौपट हो जाएगा। मैगी 2 मिनट में तैयार हो जाती है, तो ये चीज़ों से उनको दूर रखना पड़ेगा। देने के बदले जो गलत है उससे उनको बचा के रखना है। बाकी 2 टाइम लेते रहे। और उसमें भी बच्चा अगर विवेकानंद जैसा है तो उनको तो पूरा कच्चे के ऊपर भी रख सकते हैं। जो उनके लक्षण आध्यात्मिक हैं तो 100% कच्चा खिला के भी बच्चे को मेंटली उसके साइंटिस्ट जैसे बना सकते हैं, क्योंकि कच्चा डाइट तो दिमाग इंटेलिजेंस हाई लेवल के ऊपर रहेगा।
ड्राई फ्रूट्स कभी भी देना नहीं है, काजू बादाम अखरोट उनको तो समुंदर में डाल दो। अंजीर और खजूर दे सकते हैं। भंडारी जी को याद है पिछले वाला शिविर अभी तक अखरोट भी नहीं देना है। लोग कहते हैं कि उससे दिमाग तेज होता है। भिगा के अगर नहीं रह पाते हैं कि यार हमने कुछ खाया ही नहीं, हम तो हाई स्टेटस वाले हैं, काजू बादाम तो चाहिए ही चाहिए हैं, अपने स्टेटस को अपने ईगो को फील करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए थोड़ा भिगो कर खा सकते हैं 1-2। बादाम खाने से कोई या अखरोट खाने से दिमाग नहीं आता, अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से आएगी। तो हाँ, अनुभव से आएगी। क्लास में से किसी का कुछ क्वेश्चन है, कोई हैंड रेज कर पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। पपाया और तिल ये जो उष्ण है, अभी समर सीजन में इसका यूज किए तो चलता है। तिल का दूध, पपाया का स्मूदी जी या कुछ भी। जी, पहली बात है कि जो नियमित ठीक है जी, जो रेगुलर सीजनल चीज़ें हैं ना उनका प्रयोग ज़्यादा करें। मतलब जब पपीते की सीजन चल रही है, नेचुरली ही सीजन है, तब पपीता आपको कभी भी कुछ परेशान करेगा तो 12 महीने मिलता है। वो तो नहीं वो 12 महीने मिलता अब हर चीज़, केला है, पपीता है, आम भी शायद 12 महीने मिल जाएं। तो अगर हम नेचुरल डाइट के ऊपर 100% हैं तो हमें ये जो जिनकी तासीर गर्म और ठंडी होती है ना, वो ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं लाता, बड़ी मज़े से ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी अगर पूर्ण रीति से NDS पालन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जी। जो भी चीज़ लंबे समय तक पानी में भिगोई गई है उसमें ऑक्सीडाइजेशन होगा, कुछ ना कुछ उनकी क्वालिटी क्या होगी, डाउन हो सकती है। बेहतर है कि फ्रेश ही इस्तेमाल हर चीज़ को कर ले, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 100% उसमें से सारे न्यूट्रिशंस निकल जाए, कुछ ना कुछ तो बचेगा जो हमें फ़ायदा करे। मोरिंगा पत्ता मिलता नहीं, पाउडर मिलता चलेगा। मोरिंगा पत्ता यहाँ नहीं, हमारे गुजरात में बहुत सारे पेड़ हैं, लगे हुए हैं, यहाँ भी उगा सकते हैं मोरिंगा घर में। मोरिंगा का पत्ता ना मिले तो पाउडर रेडीमेड भी यूज़ करना कोई फ़ायदे वाला ही सौदा है।